Hello, students. Welcome you all on the YouTube channel of Study Public School, and I'm Abhishek Tiwari. Let's forward your chapter 2 of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने रशियन रिवोल्यूशन से जुड़े हुए कई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और इसके साथ साथ रेडिकल्स के बारे में स्टडी किया। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस किस तरह से एक न्यू इकोनॉमिक क्लासेस का जन्म हुआ और उनसे एक लिबरल एक आइडियोलॉजी वाले लोगों का जन्म हुआ और उनसे जो है एक कहीं ना कहीं लिबरल मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज़म का कैसे शुरुआत यूरोप में हुआ, उसमें हमने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक ईगल्स, इन सब के आइडियाज़ को हम लोगों ने स्टडी किया, लुइस ब्लैंक के आइडियोलॉजीज़ को। ठीक है, तो ऐसे तमाम ऐसे आइडियोलॉजीज़ थे, रॉबर्ट ओवन थे। सो हमने इनको डिस्कस किया, स्टडी किया और फिर पाया कि बेसिकली इनके आइडियाज़ थोड़े डिफरेंट थे ना। अगर इनको हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थी, उनको एक साथ ले करके ये जिसको हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो है इकॉनमी और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट सोशलिस्ट इकॉनमी की शुरुआत हुई। उसमें फिर पब्लिक इंटरफेयर मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेयर को इंश्योर किया गया कि गवर्नमेंट की ओर से फुल इंटरफेयर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म को सपोर्ट किस तरह से प्राप्त हुआ। बाई 1870 सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में फैले। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो उनको पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा था, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट फॉर्म्ड इंटरनेशनल बॉडी। उन्होंने इंटरनेशनल बॉडीज़ फॉर्म की, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल, जिसको सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बॉडी थी। ठीक है, so workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions। अब क्योंकि ये जो सोशलिज्म था ना, जो मार्क्सिज्म था, ये आइडियोलॉजी लेबर एफर्ट्स के और लेबर्स के, मज़दूरों के इर्द गिर्द घूमने वाली आइडियोलॉजी थी। तो दुनिया भर के जितने भी यूरोपियन देशों के लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स थे वो ऑर्गेनाइज होने लगे, एसोसिएट होने लगे, एसोसिएशंस का फॉर्मेशन करने लगे, जिससे कि वो लोग मिल करके एक बेहतर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस की मांग कर सकें। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सेटअप किया, अपने फंड्स जो है फ़ंड इकट्ठा किए, मेंबर्स को हेल्प किया इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। जिस समय समस्याओं में लोग होते थे मेंबर्स ग्रुप के या डिमांड होती थी, तो उनको रिडक्शन जो है वर्किंग आवर्स और राइट टू वोट, ऐसे तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पॉपुलर सपोर्ट देना शुरू किया। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जर्मनी में इसको एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी करके बनाई गई और उस पार्टी के द्वारा जो है ये काम किया गया। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और इसकी मदद से, इस पार्टी ने जो है अपने इस मूवमेंट की मदद से ही पार्लियामेंट्री सीट भी जीत लिया। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन के लोगों ने, मतलब व्यापार समूहों के लोगों ने, जो व्यापारिक समूह थे उनके लोगों ने अपना एक लेबर पार्टी फॉर्म किया ब्रिटेन में, एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी का भी उदय हुआ। ठीक है, हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। हालांकि 1914 तक सोशलिस्ट जो थे वो कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर पाने में कभी भी एबल नहीं हो पाए। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उन्होंने गवर्नमेंट बना पाने में सफल नहीं थे वो। सो देयर आइडियाज़ डिड शेप रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन। ठीक है, हालांकि उनका अपना एक रिप्रेजेंटेशन था, स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, जो उनके आइडियाज़ थे ना, उसकी वजह से उनके आइडियाज़ जो है लेजिस्लेशन में, कानूनों में आकार ले सके। बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव्स। भले ही उनके आइडियाज़ को अप्रेजल मिला, कहीं ना कहीं वाहवाही मिली, बखान मिला, इसके साथ साथ उनके आइडियाज़ को लेजिस्लेशन में भी शामिल किया, कानूनों में भी उनके विचारों को शामिल किया गया, लेकिन
ठीक है। उनके जो आइडियाज़ थे उनके ऊपर कंजर्वेटिव आइडियाज़ हावी थे। अभी भी कंजर्वेटिव आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा पावरफुली इनके ऊपर अपने पावर असर्ट कर रहे थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। बट द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। गवर्नमेंट अब भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही चली जा रही थी। तो इस तरह का सपोर्ट देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की, कि रशियन रिवॉल्यूशन किस तरह से जो है इसकी शुरुआत जो है रशियन रिवॉल्यूशन से मानी जाती है, कि रशियन रिवॉल्यूशन से ही इन चीज़ों की शुरुआत होती है। सो अगर बात करें, सो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। ठीक है। सो वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज यूरोपियन स्टेट था ये, ठीक है, दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा रिवर्स था। ओके। सो इन वन ऑफ द लीस्ट, जैसा कि हमने बात किया कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज जो यूरोपियन कंट्री थी जिसका नाम रशिया था, ठीक है, यहाँ जो सिचुएशन थी थोड़ी रिवर्स थी। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। सोशलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सरकार को अपने हाथों में ले लिया रशिया में, थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन। वहाँ पे 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और उस अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा सोशलिस्ट लोगों ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब 1917, 1917 में फरवरी में जो मोनार्की का अंत हुआ, एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो 17 फरवरी में जो मोनार्की का अंत हुआ, उसके बाद जो अक्टूबर की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी 17 की, ये नॉर्मली दोनों ही घटनाएं और इनके बीच की सभी घटनाएं जो हैं वो रशियन रिवोल्यूशन के नाम से जानी जाती हैं। ओके। सो डोंट वरी, वी वुड स्टडी एवरीथिंग इन अ क्लियर मैनर। हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन, हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये चेंजेस आखिर आए कैसे? द चेंजेस वर नॉट ऑल अबाउट अ सडन स्ट्रोक। ये चेंजेस ऐसे कुछ तो नहीं थे, अचानक चुटकी बजाई, एक स्ट्रोक लगाया और चेंज हो गया सब कुछ। वट वर द सोशल एंड पोलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवोल्यूशन ऑकर्ड? आखिर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं जिनके तहत रशिया में इतने बड़े बदलाव जो है, इतने बड़े रिवोल्यूशन जो है हो पाए? टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट द रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवोल्यूशन। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए कि रशिया एक जो है लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, मतलब बहुत ही मीज़र, बहुत ही कम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी, और वहाँ पे किस तरीके से जो है एक सोशल रिफॉर्म, मतलब ये सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए आखिर कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, ठीक है, कैसे वहाँ इतने बड़े बदलाव आए कि लोग सड़कों पे आए और रशियन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, वहाँ से मोनार्क को रूट आउट किया और फाइनली वहाँ एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर पाए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, लेट अस मूव फर्दर। द रशियन एम्पायर इन 1914। शुरुआत कहाँ से करते हैं कि 1914 का रशियन एम्पायर। ओके, सो 1914 में जार निकोलस सेकेंड, ये जो TSAR है इसको जार बोलेंगे, ठीक है, TSAR जार, जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। जार एक रूल मतलब इनका एम्पायर, इनका अपना डायनेस्टी थी, जार डायनेस्टी। निकोलस सेकेंड वाज द रूलर, ठीक है, ऑफ रशिया एंड इट्स एम्पायर। उसके एम्पायर का और रशिया का रूलर था जार निकोलस सेकेंड, जार लगा करके वो बोलते थे। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, इनकी जो टेरिटरी थी मॉस्को के चारों तरफ, उसके अलावा द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड। तो रशियन जो एम्पायर था उसमें आज की फिनलैंड, लातविया हो गया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, मतलब कि ये रशिया जो था वो आज के वर्तमान के जो छोटे छोटे देश हैं, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड का पार्ट, यूक्रेन और बेलारूस, ये सभी इसके हिस्से थे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एरिया जो ऑस्ट्रो हंगरियन क्षेत्र है, ये रोमानिया, ये सब पूरा, ठीक है, बल्गारिया, इसके आसपास और इधर भी कई क्षेत्र पूरे के पूरे रशिया में शामिल थे। धीरे धीरे करके रशिया से कटे, तो इस तरीके से जो है रशिया के पार्ट थे ये। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है। ये इसका जो फैलाव था रशिया का
वो पैसिफिक तक था, पूरब में, ईस्ट में, एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे, मतलब कि कैस्पियन सी के ईस्ट साइड वाले हिस्से और साउथ वाले हिस्से, ठीक है, जिसमें कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ भी आया करते थे, वो इसी के हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कहा जा रहा है, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी कंट्रीज़ जो इधर पड़ती थी ना, इन छोटी कंट्रीज़ जो यहाँ पड़ती थी, इनको भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है द मेजॉरिटी रीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो मेजॉरिटी रीजन था, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी, उसमें जो रिलीजन था उनका, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशिया की पुरानी दकियानूसी सोच वाली क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, पुरानी सोच वाली कंजर्वेटिव्स, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ग्रो अप हुआ था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, लेकिन इस एम्पायर में कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सब भी इस एम्पायर में शामिल थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो ग्रीक चर्च क्रिश्चियन लोगों की थी, और उसमें भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, मतलब कोई लिबरल क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ठीक है। और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का जो है अपना एक पावर होता था वहाँ पे, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इसके साथ साथ उस एम्पायर में कैथोलिक रिलीजन के लोग भी रहते थे, मतलब कि क्रिश्चियंस की दूसरी ब्रांच, और प्रोटेस्टेंट्स होते थे, मुस्लिम होते थे ना, बुद्धिस्ट भी होते थे, तो ये सब जो है शामिल हुआ करते थे, क्लियर। तो ये टोटल जो है पॉपुलेशन थी वहाँ की, और इसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें। अब इसमें जो मेजर चीज़ें हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मेजर रीजंस भी हैं कि क्यों रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, उसको लेकर के पहला रीज़न तो इनकी अपनी ऑर्थोडॉक्स एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन रूल, क्रिश्चियनिटी रूल, एंड ऑल्सो द मोनार्की, ओके, अ वेरी क्रूएल मोनार्की वाज आल्सो रीजन बिहाइंड। तो ये भी एक रीजन के रूप में था जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। आगे हम इसके और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू एंजॉय, थैंक यू।